एनाटॉमी ऑफ प्लांट, पौधों की आकार की। जैसा कि आपको बताया गया है कि कोई भी प्लांट माना ग्रो कैसे करता है, उसको ग्रो करने के लिए उचित क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है। उस क्लाइमेट में वो पौधा आसानी से ग्रो करता है। ग्रो कैसे करता है? सीड की द्वारा, सीड, स्टेम और आप रूट भी कह सकते हैं। सीड के द्वारा भी ग्रो करता है, स्टेम के द्वारा भी ग्रो करता है और रूट द्वारा भी ग्रो करता है। जनरली अक्सर आप देखते हैं कि सीड के द्वारा ही अक्सर पौधे डेवलप होते हैं, स्टेम और रूट से कम होते हैं। तो सीड की बात हम करते हैं। सीड क्या है? सीड पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद इसकी उत्पत्ति होती है। ये बनता कैसे? फ्लावर के आफ्टर फ्लावर, फूल के बनने के बाद फल, और फल के बाद जो है सीड की उत्पत्ति होती है। कुछ ऐसे सीड होते हैं जो फलों के अंदर पाए जाते हैं और कुछ ऐसे सीड हैं जो फलों के बाहर पाए जाते हैं। तो उन पौधों के फल को हम खाते नहीं बल्कि फेंक देते हैं, वनली उसके सीड का उपयोग करते हैं। और कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनको हम फल और सीड दोनों का सेवन कर लेते हैं, और कुछ में सीड का वनली सीड खाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं, और जिनमें फलों को फेंक देते हैं ऐसे सीड हमारे होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक दो प्रकार के प्लांट आपको बताए होंगे, आगुड़ मिर्ची और अनार पौधे। तो हमने बताया सीड। जैसे देखिए कोई सीड है, सपोज दैट मान लीजिए आपका सीड है, तो सीड कोड के अंदर इस प्रकार से प्रकार की वाल या दीवार होती है। फर्स्ट वाल को हम क्या बोलते हैं? सीड कोड कहते हैं, सीड कोड। सेकंड वाल को हम बोलते हैं इंटरनल वॉल कह सकते हैं, इंटरनल वॉल। और बीच में जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस कह लीजिए, इसको एंडो भी आप कह सकते हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम एंडोस्पर्म, एंडो यानी इसको हम कोश का। अब ये एम्ब्रो जो फूड मटेरियल जो एंडोस्पर्म क्या है? सब क्या है? फूड मटेरियल, फूड मटेरियल। तो इसी फूड मटेरियल के द्वारा ये एम्ब्रो क्या करता है? डेवलप करता है। अब जब इस सीड को हम किसी कहीं पर बोते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं? पहला होता है सॉइल, मिट्टी। दूसरा होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर हो गया। और तीसरा होता है ह्यूमिडिटी, और तीसरा हमारा होता है चौथा टेम्परेचर। तो देखिए सॉइल, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये चार चीजें आवश्यक होती हैं किसी सीड को जमने के लिए। तो जब सीड उस सॉइल के अंदर जब ग्रो कर जाता है तो यही सीड क्या बनता है? आगे चल करके देखिए सीड है, ये ग्रो किया, इसका जो एम्ब्रो होता है यही से जो एम्ब्रो में से दो पार्टियों का अंदर न्यूक्लियस हो, तो ये न्यूक्लियस क्या होता है? ये धीरे धीरे बढ़ करके ऊपर निकल जाता है सॉइल के ऊपर और एक सॉइल के अंदर जाता है। तो ऊपरी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको हम प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मूलांकुर कहते हैं। तो निचला जो मूलांकुर पार्ट होता है क्या बनता है? रूट का निर्माण करता है। और प्रांकुर हमारा स्टेम और लीफ का निर्माण करता है। प्रांकुर के दौरान क्या बना है? स्टेम, लीफ, और मूलांकुर के दौरान क्या बना है? रूट। बाद में क्या होता है? बाद में धीरे धीरे ये जो सीड होता है प्रांकुर मूलांकुर से जो अटैच है, तो बाद में धीरे क्या होता है? डीजनरेट हो जाता है और ये प्लांट रूट से सीधा हो जाता है। और इसमें क्या होती है? सारी लीफ निकल जाती हैं, इसमें कुछ होते हैं सिल्स बन जाते हैं, रो बन जाते हैं, कलिकाएं निकल जाती हैं। पौधा जो होता है स्ट्रेट हो गया और ये सीड जो से अटैच हुआ था डीजनरेट हो जाता है, मिट्टी में सड़ करके खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से पौधा जो है डेवलप करता है। अब बारी आती है कि इस प्लांट के कुल कितने भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए किसी प्लांट के मुख्य तीन भाग होते हैं। पहला होता है
रूट, दूसरा होता है स्टेम और तीसरा होता है लीफ, यानी ये पत्तियां। रूट, स्टेम और लीफ ये तीन इसके मुख्य पार्ट होते हैं, मेन पार्ट होते हैं। और ऐसे देखा जाए तो पौधों के कुल 6 भाग होते हैं। तो 6 कुल की बात जब आएगी तो रूट, स्टेम, लीफ, फिर आपका आ जाएगा इसमें ब्रांच भी आती है, शाखाएं। उसके बाद जो है आपका फ्रूट आता है, FRUIT, और उसके बाद है सीड। पुष्प की बात नहीं आती इसमें। तो फ्रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांच, फ्रूट और सीड कितने भाग हो गए? कुल 6 भाग। क्योंकि फ्रूट और सीड जब बनेगा तो जनरली जाहिर सी बात है फ्लावर से बनेगा। तो पुष्प जो है पौधों के भाग में आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो, उसको यहाँ पर नहीं लाते हैं। ओनली रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांच, फ्रूट और सीड, ये ऐसे 6 भाग होते हैं पौधों के, जिनके द्वारा पौधों की लाइफ बनी रहती है, उसके द्वारा नए नए प्लांट उससे ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार से रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांच, फ्रूट, सीड एंड मेन पार्ट होता है रूट, स्टेम, लीफ, ये 3 पार्ट। रूट की बात जो हम करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, किसी पौधे में जो रूट्स होते हैं, रूट्स 2 प्रकार के हैं। रूट, रूट को हिंदी में क्या कहा जाता है? जड़। तो रूट्स है क्या? पहले देखिए, जड़ एक ऐसे प्लांट के पार्ट होते हैं जो मिट्टी से जल, खनिज, लवण, अन्य पदार्थों का जो है अवशोषण करके पौधे के स्टेम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या क्या करते हैं? वाटर, मिनरल्स एंड अदर्स पार्टिकल्स जो है एब्जॉर्ब करके स्टेम द्वारा लीफ तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो रूट, देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट्स। फर्स्ट रूट क्या है? एडवेंटिशियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपस्थानिक, और हिंदी में इसको अपस्थानिक और इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंटिशियस। दूसरा जो जड़ होता है उस जड़ का नाम है मूसला जड़। अब आप कह सकते हैं कि अपस्थानिक जड़ की क्या परिभाषा है? अपस्थानिक जड़ रोए या रेशेदार जैसी संरचना होती है, और ऐसे जड़ों को हमने अपस्थानिक जड़ मान लीजिए, ये आपकी टेरेस्ट्रियल पार्ट है और यहीं पर ये मेन होती है ये, और ये बहुत सारी इस प्रकार से हेयर टाइप की जो है ये इस प्रकार से बहुत सारी रूट जो है मिट्टी में फैल करके क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़ है ना। इस प्रकार से मिट्टी में फैली होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पैडी, धान, फिर आपका यूकेलिप्टस, शीशम, नीम, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर ये रूट्स पाई जाती है, जिसको हम बरगद, पीपल भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या करती हैं? मिट्टी की ऊपरी पर जो है रहती हैं और मिट्टी को कवर किए रहती हैं, सॉइल को पकड़े रहती हैं कणों को, और उसके दौरान जल, खनिज, लवण जो भी चीजें हैं वो इसके दौरान पौधे को सप्लाई के रूप में देती हैं। तो ऐसी जड़ों को हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और ये जड़ें क्या होती हैं? आसानी से उखड़ भी जाती हैं, एडवेंटिशियस। लेकिन जो मूसला जड़ है, ये जड़ क्या होता है? ये जड़ सिर्फ इसकी सीधा एक मूसला होती है, मेन रूट, वो सीधे मिट्टी के छेदती हुई गहराई तक पहुंच जाती है, जिसको हम, और जब गहराई तक पहुंच जाएगी तो उससे मूसला के लास्ट टिप पर, शीर्ष पर क्या बन जाता है? मूल रूप बन जाता है, रूट कैप कहा जाता है। रूट कैप मिट्टी को पूर्ण रूप से अंदर से गहराई में पकड़ देता है और प्लांट को क्या होता है? हिलने डुलने नहीं देता। यानी आंधी तूफान या कोई ऐसी घटना हो जाती है पौधे के साथ, पौधा फिर भी अपने जगह पर स्थिर खड़ा रहता है, जबकि ऐसे पौधे जो एडवेंटिशियस रूट से जुड़े हुए हैं वे गिर जाते हैं, मिट्टी को उखड़ जाते हैं, लेकिन ये पौधा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आम है, फिर आपका आम में होता है, करवन का प्लांट होता है, और भी तमाम ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट्स पाई जाती है। उसमें मेन पड़ता है मूल रूट। तो ये मिट्टी या जल, खनिज, लवणों को लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो देयर आर 2
एक मूसलाधार हो गई। अब इसमें देखिए फ्रैगमेंट, जैसे कि आप बता रहा हूं आपको, ये आपका टेरेस्ट्रियल पार्ट है, ये मान लीजिए कोई स्टेम है, तो स्टेम से सीधे आप देखे होंगे ये जो है फैल करके ये मूसला जो होता है बेलनाकार होता है, और यहाँ पर एक मोनोक टाइप की पट्टी होती है, मिट्टी के अंदर चली जाती है, और इस मूसला से इस पे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, और इस होल से ये क्या होता है, प्राथमिक जड़ निकली होती है। इन प्राथमिक जड़ों से प्राइमरी रूट से कुछ सेकेंडरी रूट्स निकलती है, सेकेंडरी से कुछ टर्सरी रूट निकलती है ना, इस प्रकार से ये टर्सरी रूट हो गई, ये प्राइमरी हो गई, इससे सेकेंडरी, और इससे जो निकलेगी टर्सरी रूट हो जाएगी। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे पूरे मिट्टी में फैल जाती है और फैल करके होती है। तो पहले क्या करती है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। देख रहे होंगे आप, एक ये टेरेस्ट्रियल पार्ट है और इससे सीधा रूट निकलेगा, इससे प्राथमिक ग्रंथियां जो है क्या होती है, यहाँ पर कोई रूट नहीं होती प्राथमिक ग्रंथि, या ये इतना खाली रहता है, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ रही है, बीच में सीधा मूसला गया हुआ, क्या कोई तूफान या कोई ला सकता है,